नमस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर बाद इस साल के विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहली बार ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से हो रहा है। वहीं ये भी पहली बार है कि 5 खिलाड़ियों को खेलों में मिलने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल थॉमस। Thank you, Tejinder. Well, a very good morning. There is a famous quote by a sportsman: "The critics are always right. The only way you shut them up is by winning." And it's the biggest night. Well, today is the day when dreams come true, or the milestones for every sportsman as he embarks on his or her sporting journey to achieve sporting glory for the nation. So this is a great milestone day for every sportsman. Every sportsman in India, when he begins his journey, he dreams about this particular day when he is going to get that honor from the President of India. Well, this particular year, there are many firsts when it comes to the National Sports Awards. Loads to look forward to. Almost 9 Paralympic athletes getting awards in this particular year. Also, indigenous sports like Malakhamb, Kho-Kho getting recognized on the big stage. So it's going to be a big day for every sportsman. And we'll have also a special guest joining us this morning, Ravikant Singh, who's going to join us virtually there this morning, going to be with us through this entire journey, where there are almost 74 sportsmen that are going to receive the awards. But today, it's going to be a curtailed event. There are going to be 60 athletes who are going to receive the awards across 9 size centers where the athletes would come and receive the awards. So it's going to be very different. We'll let you know how different the awards are going to be over the next 2.5 hours. Yes, Tejinder, that's all going to be. तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी 29 अगस्त यानी कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलों में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों के खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पहला अवसर है जब एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। पहली बार 8 पैरा एथलीट खेल पुरस्कार से सम्मानित होंगे। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि इस बार के खेल पुरस्कार अब तक दिए गए पुरस्कारों की तुलना में कई मायनों में अलग होंगे। ये पहला मौका है जब 5 खिलाड़ियों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेलों के इस सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक साथ 5 खिलाड़ी खेल रत्न बनेंगे। इससे पहले 2016 में ओलंपिक एयर होने के बाद एक साथ 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया था। रोहित शर्मा लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे। वहीं विनेश फोगाट ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था। मरियप्पन ने 2016 पैरालंपिक में T42 में गोल्ड मेडल जीता था। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल लगातार टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हैं। ईशांत शर्मा सहित 27 खिलाड़ियों को 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में ईशांत के अलावा अतनु दास तीरंदाजी, दूती चंद एथलेटिक्स, सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, संदेश झिंगन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, दीपक कबड्डी, आकाशदीप सिंह दीपिका हॉकी, दत्तू बपन भोकानल रोइंग, मनु भाकर सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, शिवा केशवन ल्यूज, दिव्या काकरान राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलीट और मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी, सरिका सुधाकर काले खो खो के नाम शामिल हैं। वहीं इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15 लोगों को खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
ये पहला मौका होगा जब 8 पैरा एथलीटों को एक साथ खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल रत्न के लिए चुने गए मरियप्पन थंगावेलु के अलावा पैरा एथलीट संदीप चौधरी, पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल और पैरा तैराक सुयश जाधव को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार की सूची में डाला गया है। भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग संस्थापक और राष्ट्रीय कोच विजय भालचंद्र मुनीश्वर को द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार पाने वालों में जे रंजीत कुमार और सत्य प्रकाश तिवारी को लिस्ट में चुना गया है। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार इन खेलों में खेल पुरस्कार दिए गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। Well, on the occasion of National Sports Day, Prime Minister Narendra Modi greeted the nation. In his tweet, he said, National Sports Day is a day to celebrate the remarkable achievements of all those exemplary sportsmen who have represented India in various sports and made our nation proud. Their tenacity and determination are outstanding. While paying tribute to hockey legend Major Dhyan Chand, Prime Minister tweeted, "Today on National Sports Day, we pay tributes to Major Dhyan Chand, whose magic with the hockey stick can never be forgotten. This is also a day to laud the outstanding support given by the families, coaches and support staff towards the success of our talented athletes." He further said that the Government of India is making numerous efforts to popularize sport and support sporting talent in India. At the same time, I urge everyone to make sports and fitness exercise a part of their daily routine. There are many benefits of doing so. May everyone be happy and healthy. Well, National Sports Day is being celebrated today to honor the hockey legend Major Dhyan Chand, and on this particular day, the President Ram Nath Kovind will present the National Sports Awards to the winners in a virtual mode in the first ever National Sports Award function due to the COVID-19 pandemic. Earlier this morning, the sports minister, that's Union Sports Minister, paid floral tributes to Major Dhyan Chand on his birth anniversary today at the Major Dhyan Chand National Stadium in Delhi. Speaking to newsmen, he said the prize money for Khel Ratna has increased from 7.5 lakhs to 25 lakhs, for Arjuna Awards from 5 lakhs to 15 lakhs. He added that their prize money has, in the other categories, have also been increased. तो खेल मंत्री ने आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया। Well, this is an annual feature that the morning of the National Sports Day begins with this particular ritual where the sports minister visits the national stadium and pays floral tributes to the hockey legend Dhyan Chand, under whose name this particular day is celebrated across the nation. Let's also listen into what the sports minister had to say about the increase in prize money. I would like to thank Rashtrapati ji for agreeing to confer the National Sports Award virtually. I also would like to thank Honorable Prime Minister, who was also keen to see that this year's Sports Award ceremony takes place on the National Sports Day itself. So it has been a very difficult thing because this is the first time involving Rashtrapati ji. You know, there are lots of protocols involved when it is a ceremony involving the President of India. The prize money for the sports awards
and as well as the adventure. Both we have decided to increase, and sports we have already increased, and adventure we will be increasing in a day or two. Khel Ratna is 25 lakhs now. Arjuna is 15 lakhs, and Dronacharya lifetime is 15 lakhs, and Dronacharya regular is 10 lakhs. Dhyan Chand is 10 lakhs, and there are some other categories like Rashtriya Khel Puruskar, Protsahan Puruskar. Tenzin Norgay will be 10 lakhs. बिल्कुल, तो जैसे हॉकी का नाम सुनते ही जहन में मेजर ध्यानचंद की छवि सहज ही उभर आती है। जैसे फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान डॉन ब्रैडमैन का है, वही स्थान हॉकी में मेजर ध्यानचंद का है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। इसी हॉकी के जादूगर के जन्मदिन यानी 29 अगस्त यानी आज भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं जब वे हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद को हॉकी का इतना जुनून था कि वो काफी समय तक प्रैक्टिस किया करते थे। कहते हैं कि वो चांद निकलने तक हॉकी का अभ्यास करते रहते थे। इस वजह से उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चांद कहने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। देखते ही देखते वो दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश तक कर दी थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल इन दो भाइयों की जोड़ी की स्टिक से निकले थे। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर न होकर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, और आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा, जो कि एक वर्चुअल तरीके का समारोह होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह जी मौजूद हैं। रविकांत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है। पहला मौका है जब वर्चुअल तरीके से ये अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं पहला मौका ये भी है कि 5 खेल रत्न इस बार अनाउंस हुए हैं। 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यही नहीं, अलग अलग फील्ड से चुने गए हैं लोग इन अवार्ड्स के लिए। जी हाँ, ये काफी कुछ फर्स्ट टाइम ये साल 2020 में हो रहा है और इसके लिए काफी मजबूरियां हैं, लेकिन जो अवार्ड्स के सिलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर काफी कुछ डिबेट हुआ है, क्योंकि सेम अचीवमेंट को आप 2 बार ऑनर कर रहे हैं कुछ कैटेगरीज में, जिस कारण से जरूर
अवार्ड इस साल के कुछ विवादों के घेरे में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी ओर जाएं, आई वुड लाइक टू रिमेंबर 1935 quote by Sir Don Bradman when he met Major Dhyanchand in Perth. भारतीय हॉकी टीम उस समय अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और वहां पे खास तौर पे सर डॉन ब्रैडमैन देखने आए थे इस हॉकी के महान खिलाड़ी को और उनका कमेंट यही था ध्यानचंद का खेल देखने के बाद कि this man scores goals like we score runs in cricket. You can't get a better tribute for a player than that. Ravikant, when you look at this particular year's award, 74 awards being given, but awards being given virtually. It's a first that you see in your life, COVID times making us to adapt, making us to change. But is that a welcome change when you look at it? Awards being conducted on the same day as it is held every year, but this time virtually. I think it's a major achievement on the part of the Sports Ministry and the Rashtrapati Bhavan to be able to organize such a mammoth event to be held virtually. It is not easy because given the dependence upon modern technology, there are plenty of things that could go wrong, but I would really commend the Sports Ministry for having gone ahead with the award because this is a signal to the country that things are getting back to normal. Yes, people cannot get together. I mean, after all, I feel bad for the athletes who are in the awards list for 2020 because they are not there at that glittering ceremony in Rashtrapati Bhavan, which becomes a memory for a lifetime for every sports person to be present there in their resplendent blazer and tie, to march up to the president, receive the scroll and the trophy from the President of India. Now that is something that they cherish for a lifetime. This year, unfortunately, because of conditions beyond anyone's control, it's not happening. So my heart really goes out to the sports persons who are receiving the award this year. But then nothing to take away from the government because they have made their full efforts to make sure that the people who deserve them are honored and honored on time. जी, और इस बार अगर खेल रत्न की बात की जाए तो जिस तरीके से 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, ना केवल हौसला बढ़ाता है ये खिलाड़ियों का, बल्कि उस खेल से जुड़े और लोग भी उस उम्मीद के साथ खेल में और आगे बढ़ते हैं, उस आत्मविश्वास के साथ कि वो भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे कि उन्हें इससे नवाजा जाएगा खेल रत्न से। और इसी कड़ी में अगर बात कर लें हॉकी की, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला हॉकी टीम से किसी खिलाड़ी को चुना गया है। भारतीय कप्तान रानी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है और उनका भी अगर सफर देखा जाए, जिस मुश्किल हालात से निकलकर उभरी हैं, वो आगे पहुंची हैं, इस अवार्ड तक का सफर बेहद लाजवाब और एक कहानी लिख जाता है बाकी लोगों के लिए जो इस अवार्ड के बाद शायद उनको और पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। बेशक रानी का जो प्रदर्शन रहा है खेलों में, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो पूरी तरह से डिजर्व करती थी। एशियन गेम्स में आपने पदक जीता और उसके बाद भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए आपने उसे ओलंपिक में क्वालिफाई करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि महिला हॉकी में पहली बार भारत भाग ले पाएगा ओलंपिक खेलों में। अब तक महिला हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाती थी, तो ये बड़ी मुश्किल की बात थी और रानी रामपाल ने खुद अपने खेल से काफी प्रभावित किया है, जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम के कप्तान का। जाहिर है कि खेल रत्न पुरस्कार उसमें काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा और बाकी हॉकी खिलाड़ियों के लिए भी ये काफी बड़ा एक इसे कहते हैं इंस्पिरेशन होगा। Ravikant, when you look at para-athletes, this time around unprecedented when it comes to, you take a look at the list across various categories, you have para-athletes getting recognized, 9 para-athletes getting recognized on this D-Day. Having said that, do you feel, is this time now to look at, giving a separate awards altogether for para-athletes, considering the rise in numbers?
I think there was a bit of a gap there for para athletes because though they do not come under the sports federations directly, Okay. they are coming under the umbrella of the Paralympic Association, and that is where I think the anomaly is that usually the sports ministry considers a certain number of recommendations from each federation, and that is where I think the para athletes were prone to losing out. This year, because of the special conditions, the athletes have been allowed to make an application bypassing the federation themselves, and that I think is one of the reasons why so many para athletes have indeed been recognized. So I think it's about time that the sports ministry starts treating the para athletes as a special, different category, not a different award, I would say, but a different Okay. category. Whereas, say, athletics or football or cricket can recommend a certain number of players for an award, but para athletes, Paralympic Association should be given a special dispensation because they are dealing with sports right across the board. So they should be given a special dispensation of recommending higher number of players to receive these awards. Okay. बिल्कुल सही बात आपने कही। और जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि दोहरी लड़ाई लड़ने के बाद वो इस मुकाम को हासिल करते हैं, यकीनन उनका प्रदर्शन दिखाता है कि किस तरह से पहले एक अपने साथ लड़ाई लड़ने के बाद और बाकी लोगों के उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करना, बेहद लाजवाब इनकी कहानी है। हम बात करेंगे मरियप्पन थंगुवेलु की भी, लेकिन हम अवार्ड्स की अगर बात कर रहे हैं तो इस बार और दायरा बढ़ाया गया है अवार्ड्स का। अन्य खेलों को भी, जैसे खो खो, मलखम, इनको भी शामिल किया गया है। और इससे न केवल इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा बल्कि एक स्पोर्ट्स कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग जो शायद कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के अवार्ड्स में आगे आएंगे, उनके लिए बेहद कह सकते हैं कि हौसला बढ़ाने वाला है ये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उनको आपको इनकरेज करना है और उनको आपको एट पार ट्रीट करना है बाकी खेलों से। और यही कारण है, आप देख लें कि कबड्डी का सफर कैसा रहा है। 1982 एशियाई गेम्स में ये एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था, लेकिन 1990 में इसे मेडल स्पोर्ट बनाया गया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ आज एक मुकाम पर पहुंच गया है जहां के आप इसे रिकग्नाइज कर रहे हैं एज ए इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट। तो यही बात मलखम्ब या खो खो के साथ भी हो सकती है अगर इसे सही ढंग से प्रोत्साहन मिले, और खिलाड़ियों को ये मौका मिलना चाहिए कि आप आगे आए, आपके परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया जाएगा। Ravikant, when you look at this particular year's awards, it's done virtually. You've almost got 74 award winners. But when you look at the overall picture, do you feel that sports in India, considering when we have an award ceremony where the numbers are increasing, we automatically look back and feel somewhere that the sports too is progressing in the right direction? Do you feel they both are going hand in hand, especially when it comes to India and Olympic sports? Well, unfortunately, I wish I could say yes. That, in fact, is not true. In what is, the reason, the real reason for the large number of awards is the very, very linear evaluation criteria that has been put in place by the sports ministry. You can't really blame them because until and unless the shortcomings are pointed out, they might not be really been able to correct that. And the anomaly basically is that you have a very linear evaluation system where performance over the previous 4 years are taken into account. So for the, say, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for the para-athlete is going way back to 2016 Rio Olympics. Now the question that is obviously going to be asked is how did that performance go unnoticed in 2017, 18 and 19? Okay. The performance hasn't changed. It is still a 2016 performance. But 17, 18, 19, 3 years, it went absolutely unnoticed. So somebody somewhere is not doing the things right. Similarly, for a sports like, say, table tennis or even wrestling,
the performances that are guiding the awards in the Khel Ratna category have come from 2018. And, well, the question again रविकांत जी, is, अगर what हम happened in अगर 2019? भारत में जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरीके से आज इस खेल दिवस के मौके पर स्कूल्स के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है, या खेल मंत्रालय जिस तरह की कोशिशें कर रहा है, अगर अब हम खेलों की ही बात करें और जिस तरह से अलग अलग स्कीम्स हमने देखी, खेलो इंडिया, एक स्पोर्ट्स कल्चर लाने की भी कोशिश हो रही है भारत में, कितना आपको लगता है कि उस दिशा में सक्सेसफुली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? Look, I've personally been involved in 2 of the 3 Khelo India youth games as a broadcaster, and I think it's a wonderful effort because the young athletes do get a chance to take part in a multi-sport event. Now, for them, it is a very, very new experience where a Kho-Kho player and a basketball player, look at the difference in size, but they're still all there together in the same arena. You got a long jumper and a swimmer. I mean, there are people rubbing shoulders with each other in different sports disciplines. And I mean, that is the beauty that when people are coming up from, most of them are leaving their home state. Forget about home, town. Home state for the first time ever to take part in Khelo India Youth Games. Now that gives them a lot of encouragement that yes, they can really be among the top athletes in the country, and I think that's a big, big boost to the sporting culture in the country. Ravikant, when you say, sports is generally believed to be the answer to a lot of problems that, each one of us face. Sports has the power to heal and hope that it plays an important part in everyone's future. Having said that, in this COVID times, how do you feel sports has the power to heal? Well, I think it's the best recovery mode. You have to, focus, maintain focus, and as they say, keep calm, keep your, daily routine on. And if you're, take a participant in any sport whatsoever, that gives you a bit of a discipline to try and maintain that, fitness levels, your mental fitness, and as well as physical fitness. And you got to look forward to. You have a reason to be doing all that, and that is what makes these lockdown times a little less, exacting, I would say. Okay. और जिन खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना जाता है, यकीनन आपने अपने जिस तरह से अपने करियर में बहुत से ऐसे खिलाड़ियों से मुलाकात की होगी, उनसे बातचीत की होगी अवार्ड्स के बाद भी, किस तरह से एक जीवन में इस तरह के अवार्ड किसी खिलाड़ी के बदलाव ला सकते हैं? यकीनन वो बहुत ही मोटिवेटेड पहले से ही हैं, मेहनत करते हैं जो इन अवार्ड्स तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह का आपको लगता है कि अंतर आता है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है इन खेलों में। आपको एक जब इन पुरस्कारों में शामिल किया जाता है, और मुझे 2 नाम खास तौर पे याद आते हैं। घुड़सवारी कैटेगरी में, इक्वेस्ट्रियन में पहली बार पोलो को शामिल किया गया था। सन मुझे याद नहीं है, आई थिंक 94 या 95 की बात होगी। Ravikant, I'll ask you to hold your thoughts there at this point of time. Let's now head straight for the